नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन पर भी अब महंगाई की मार पड़ गई है और 6 महीने में पाइप 40% तक महंगे हो गए और साथ ही अन्य सामान के दामों में भी इजाफा हो गया। और इससे ठेकेदारों ने न सिर्फ निर्माणाधीन योजनाओं का काम बंद कर दिया बल्कि नए टेंडरों में भी भाग लेने से इनकार कर दिया। और केंद्र के अहम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत राज्य में हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी तक युद्ध स्तर पर काम चल रहा था और इसके तहत करीब 3600 छोटी बड़ी जल योजनाओं पर काम भी हो रहा था। और इस बीच महंगाई की मार पड़ने के बाद ठेकेदारों ने इनमें से करीब 1800 योजनाओं पर काम करना बंद कर दिया और इसके अलावा 200 जिन नई योजनाओं के टेंडर होने उनमें भी ठेकेदार कोई रुचि नहीं दिखा रहे। और जल निगम में ठेकेदार अभी तक साल 2019 के तथ्य और तय शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार काम कर रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि सितंबर 2021 तक तो स्थिति ठीक चलती रही, पर इसके बाद पेयजल योजना में इस्तेमाल होने वाले सामान के रेट लगातार बढ़ते चले गए। उत्तराखंड में क्षेत्र विशेष में उत्पादित पारंपरिक और जैविक उत्पादों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड बनाया जाएगा और ये देश का पहला बोर्ड होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी की ओर से प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीआई बोर्ड बनाने की घोषणा की और इस बोर्ड के बनने से स्थानीय उत्पादों को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। और वहीं उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने नई पहल भी की और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की गई। और वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस किट का अनावरण भी किया और इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पादों को जीआई सुरक्षा और संवर्धन करते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जीआई बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। और वहीं इस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बोर्ड बनाने की घोषणा की और उत्तराखंड की जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने से स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। और ये बोर्ड जीआई पंजीकरण कराने के साथ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों की मांग और विशेषताओं का अध्ययन करते हुए संभावित उत्पादों की पहचान भी करेगा। और ये बोर्ड स्थापित सीमाओं के भीतर और सहमत मानकों के अनुसार उत्पाद का उत्पादन करने वाले किसी भी निर्माता और अन्य संबंधित ऑपरेटर को संकेत का उपयोग करने का अधिकार प्रभावी ढंग से देने के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा। और बोर्ड के गठन से जीआई प्रमाणित उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और साथ ही जैविक और क्षेत्र विशेष के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग भी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता अब सक्रिय हो गए। और वहीं गुरुवार को सीएम के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी ने धामी के उपचुनाव की कमान खुद संभाल ली। और वहीं बनबसा स्थित कैंप कार्यालय में शुक्रवार को गहतोड़ी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और यहां सीएम के उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति भी तय की गई। और वहीं गहतोड़ी ने कहा कि जिस तरह खटीमा का बीते 6-7 महीने में विकास हुआ है, उसी तरह अगले 5 साल में धामी के सीएम रहते हुए चंपावत प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने में जुटने को कहा और कार्यकर्ताओं ने बैठक के साथ ही उपचुनाव की तैयारियों का शंखनाद भी किया। और वहीं गहतोड़ी ने कहा कि पार्टी हाईकमान से औपचारिक घोषणा होते ही सीएम चंपावत का दौरा कर यहां की समस्याएं सुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिला मुख्यालय में क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक कार्यालय खोला जाना है जो सीधे सीएम कार्यालय से समन्वय करेगा। और बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष दीप चंद्र पाठक, जिला महामंत्री दीपक रजवार और संजय अग्रवाल, हेमा जोशी, किरण देवी और हंसा जोशी लोग मौजूद रहे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में बिजली कटौती के विरोध में शुक्रवार को मौन उपवास पर बैठे और उपवास के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही
और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सीनियर सिटीजन के नाते ये उनका गैर राजनीतिक कोशिश है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और सरकार अपनी कमियों को देख सके और विद्युत व्यवस्था में जो अव्यवस्था पैदा हो रही है उसको दुरुस्त भी करे। और वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में कई परियोजनाएं हैं जिनकी अगर साधारण तरीके से समय पर मरम्मत कर ली गई होती तो इस समय पानी की उपलब्धता भी रहती और इससे विद्युत उत्पादन बढ़ सकता था। और ये ऐसा समस्या है और ये ऐसे समय है जब यूपीसीएल को बाहर से भी बिजली खरीदकर व्यवस्था रखनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि लोगों पर जानबूझकर बिजली की कटौती थोपी गई है और बिजली के दाम लगातार बढ़ाएगा और अब बिजली की कटौती और उधर वनों में आग लगने की घटना लगातार बढ़ रही है। और जंगलों में जहां पानी के स्रोत हैं, अगर वो जंगल जल जाएंगे तो उससे पानी के स्रोतों पर भी बुरा असर पड़ेगा। और वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि पेयजल संकट से राज्य पहले ही जूझ रहा है। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को 3 जिलाधिकारियों समेत कुल 9 अफसरों के तबादले कर दिए। और वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम रहे मनोज गोयल को देहरादून नगर आयुक्त बनाया गया और नैनीताल के डीएम धीराज गर्ब्याल को एमडी केएमवीएन और उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया। और वहीं उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित को डीएम रुद्रप्रयाग और एमडी केएमवीएन नरेंद्र सिंह भंडारी को डीएम चंपावत, आयुक्त नगर निगम देहरादून अभिषेक रोहेला को डीएम उत्तरकाशी और वहीं अपर सचिव ऊर्जा रंजना से एमडी रोडवेज का चार्ज हटा लिया गया और उन्हें परियोजना निदेशक उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। और डीएम चंपावत विनीत तोमर को एमडी रोडवेज और एडीएम चमोली हेमंत कुमार वर्मा को एडीएम चंपावत और एडीएम चंपावत शिवचरण द्विवेदी को एडीएम चमोली बनाया गया है। और वहीं चंपावत विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के भीतर बड़ी सेंध लगाने की फिराक में। और वहीं सियासी गलियारों में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं अब गर्म हैं। और वहीं आपको बता दें कि अटकलें हैं कि दिग्गज नेता ने नई दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर ली है। और वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे जिससे अटकलों को और ज्यादा हवा लग गई है। और वहीं विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के भीतर हुए नेतृत्व परिवर्तन से एक खेमा नाखुश है और वहीं माना यह भी जा रहा है कि यह खेमा कभी भी कांग्रेस के अंदर लावा बनकर फूट सकता है। और वहीं कांग्रेस में असंतोष और नाराजगी पर सत्तारूढ़ बीजेपी की भी निगाहें लगी और सियासी हवाओं में दल बदल की चर्चाएं अब तेजी से तैर रही हैं। और वहीं सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के संपर्क में है और चर्चा है कि सब कुछ अनुकूल रहा तो दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और पार्टी के पास दिग्गज नेता को राजनीतिक पुनर्वास का पूरा प्लान है और अटकलें तो यहां तक है कि उन्हें 2024 में टिहरी लोस सीट से चुनाव लड़ाने से लेकर उनकी सीट पर उपचुनाव तक की भूमिका बांध दी गई है। और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाम न बताने की शर्त पर माना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी में अब शामिल हो सकते हैं। और वहीं राज्य सरकार ने साफ किया कि केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की ना तो कोई योजना है और ना ही कोई प्रस्ताव। और वहीं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी ऐसे किसी भी प्रस्ताव से साफ इनकार किया है। और वहीं गुरुवार को चारधाम तीर्थ पुरोहित हक कोदारी महापंचायत ने केदारनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी थी। और मामला संज्ञान में आने के बाद शुक्रवार को सचिव संस्कृति हरिचंद्र सोमवाल ने विभागीय अधिकारियों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के अधिकारियों की बैठक बुलाई। और वहीं सचिव ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविधि मनोज सक्सेना से प्रस्ताव को लेकर जवाब मांगा कि शासन स्तर से इस संबंध में प्रस्ताव दिया गया है या कोई आदेश जारी किया गया और इस पर प्रस्ताव या आदेश से इनकार किया गया। और वहीं सोमवाल ने आगे कहा कि केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए शासन से ना तो कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और ना ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। और सरकार ने देहरादून मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तथ्यहीन और भ्रामक सूचना देना उचित नहीं है। और बैठक में निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक अधीक्षक राजकिशोर मीना भी मौजूद थे। और वहीं निदेशक संस्कृति मीना भट्ट ने बताया कि विभाग के अधीन वही स्मारक
और स्थल संरक्षित घोषित होते हैं जिनका पुरातत्व महत्व है। और वर्तमान में ऐसे 70 स्मारक और स्थल संरक्षित घोषित है, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से 43 स्मारक और स्थल संरक्षित घोषित हैं। वहीं प्रदेश में 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ने रफ्तार पकड़ ली और अब तक 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। और इसमें केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए सबसे अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। और इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद भी। और 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल रहे हैं, जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। और वहीं पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य की है। और वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्री और श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं। और इस बार पंजीकरण के साथ ही यात्री को QR कोड भी जारी किया जा रहा है।